नमस्कार मित्रों चलिए उस शख्स को फिर याद कर लेते हैं। जन्मदिन है, जन्मदिन का मौका ऐसा होता है कि ये बहाने होते हैं। दरअसल किसी भी अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल, कभी ना भुलाई जाने वाली शख्सियत, उसको याद करने के बहाने होते हैं और ये बहाना है उसके जन्मदिन का। जन्मदिन 8 मार्च साहिर लुधियानवी का, और वर्ष था मित्रों 1921 और शहर था लुधियाना। लुधियाना में एक लाल पत्थरों वाली हवेली के नाम से, कुछ लाल हवेली भी कह देते थे, उस हवेली में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ उसको, साहिर को, इस बात से भी, ताजमहल से भी नफ़रत थी उसके मन में कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और ख़ुद वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिस परिवार का, अर्थात इसका वालिद जो इसके नाम के साथ अनचाहे चाहे जुड़ गया। और अनचाहे इसलिए कहता हूँ कि उसे कभी पसंद नहीं आया वो एक वल्दियत के तौर पर, वालिद के तौर पर, लेकिन अब इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ किया भी नहीं जा सकता। वो इस बात को मानता था और वो बाप जो उसे पसंद नहीं था, वो अजीब तरह का किरदार था, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। बहरहाल माँ इसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से एक बरगद के पेड़ की तरह इसके सिर के ऊपर हमेशा साया रखती थी और उसे सर्दियों में भीनी भीनी धूप का एहसास देती थी, गर्माहट का, और गर्मियों में उसको ठंडी छाँव देती थी। और माँ के प्रति वह भी इतना समर्पित था कि उसे लगता था कि दुनिया में किसी भी अन्य चीज़ से मोहब्बत की ही नहीं जा सकती सिवाय माँ के। ये बात अलग है कि अमृता के साथ उसकी मोहब्बत के किस्से परवान नहीं चढ़े, लेकिन काफ़ी चर्चाएं उसकी होती रहीं लगातार, और अब तो उस पर बायोस्कोप फिल्म भी बन रही है और उसकी चर्चाएं जो हैं वो संस्मरणों में, बहुत सारे लोगों के संस्मरणों में वो ज़िंदा रहेंगी। अब उसको थोड़े से नए कोण से याद कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये अजीब लगती है कि उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग संस्मरणों के ज़रिए याद किया। उसके बारे में जो बात बलवंत गार्गी ने कही, वो बात उससे मेल नहीं खाती जो कुर्रतुल ऐन हैदर ने कही, और जो कुर्रतुल ऐन हैदर ने कही वो इसके बाकी जो समकालीन थे उनकी बातों से मेल नहीं खाती। इसके बारे में संस्मरण, इसके जो संस्मरण है ज़िंदगी के बारे में, वो सब ने अपने अपने ढंग से बयान किए। और यदि इन सब चीज़ों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तो एक तो ये है कि साहिर की किसी भी एक रूप को, साहिर को किसी एक रूप में, एक संस्मरण में या किसी एक स्मृति में बांध पाना मुमकिन ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं एक बार लाहौर गया तो मुझे इत्तेफाकन अमृता जी से दिल्ली में मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, कोई वहाँ की कोई चीज़ वहाँ से लानी हो, तो उन्होंने कहा लानी है तो एक फ़ोटो ले आना। फ़ोटो किस जगह की है? तो एक जगह है, उसकी फ़ोटो ले आना। और उन्होंने बताया मुझे कि फ़ोटो वो मेरे मकान की है, मैं पहली मंजिल पर हम लोग रहते थे और उसके सामने एक पनवाड़ी की दुकान है, पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन पता कर लेना, पता लग जाएगा, मौका तो वही होगा ना। लेकिन मकान का उन्होंने मुझे पूरा विवरण दे दिया और ये कहा कि आप जब जाओगे तो वहाँ से सारी चीज़ें दरियाफ्त कर लेना, जो जानकारी मिले मुझे उस मकान की और उसके सामने वाली जगह की फ़ोटो चाहिए। बड़ा खुश भी हुआ और अच्छा भी लगा। बहरहाल मैं उस मकान पे चला गया और कन्फर्म भी, वो मुझे पुष्टि भी इस बात की हो गई कुछ अन्य अदीबों से कि अमृता प्रीतम का मकान यही था। और उस मकान के मैंने 2-4 अलग अलग कोणों से फ़ोटो भी लिए, चित्र भी लिए। और सामने एक दुकान थी, अब वो दुकान जो है वो करियाने में बदल चुकी थी, वो पनवाड़ी नहीं था वहाँ पर। तो मैंने बहरहाल उससे जुर्रत की, उससे पूछा कि भाई कुछ आपको याद है कि अमृता? हाँ जी, अमृता जी का मकान। उसने भी पुष्टि की कि सामने वाला मकान है। तो मैंने कहा आपकी दुकान के साथ उनकी कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, तो आपकी दुकान तो ये करियाने की है, आपने तो बड़ा अच्छा मॉडर्न स्टोर बना रखा है। कहते आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे अब्बा जान कभी यहाँ पर पान की दुकान ही करते थे। तो मैंने कहा साहिर से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके अब्बा जान ने आपको बताई? कहते जी बिल्कुल बताई, और मुझे अच्छा लगेगा आपसे बांट के कि अब्बा जान बताते थे कि इसी दुकान पे पनवाड़ी, जहाँ पनवाड़ी की दुकान थी, जहाँ पान सिगरेट की दुकान थी अब्बा जान की,
तो साहिर मियाँ यहाँ पर एक तकिया बना के अपने बाजू को इसी दुकान के एक कोने में खड़े हो जाया करते थे और सिगरेट का पैकेट लेते थे, नया पैकेट शुरू करते थे, माचिस का इस्तेमाल नहीं करते थे। और तब तक वो सिगरेट का एक से दूसरा सिगरेट जलाने की जो प्रवृत्ति थी उनकी, वो लगातार चलती जाती। और जब खिड़की खुलती सामने वाले मकान की और अमृता खिड़की में से बाहर देखती, उसको देखकर साहिर के हाथ में चाहे नई लगाई हुई सिगरेट हो, चाहे पुरानी ख़त्म होती हुई सिगरेट हो, उसको नीचे दबा के पाँव के नीचे मसल कर चुपचाप चल देते। मतलब उनका मकसद एक होता था कि एक बार इसको देख लूँ। अब ये अलग किस्म की मोहब्बत, जिसका क्या नाम देंगे आप, कुछ उसको नाम नहीं दे सकते, लेकिन थी। और इसका बयान जो है वो आपको पुष्टि करने वाला या सही प्रामाणिक बयान आपको मिल ही नहीं सकता। वो एहसास जिसे अमृता ने जिया, जिसे साहिर ने जिया और जिसे बाद में अमृता के साथ रहने वाले उनके दोस्त ने भी जिया, ये सारी चीज़ें अजीब एक तरह का एक माहौल पैदा करती हैं और मोहब्बत के बारे में एक नई परिभाषा देती हैं, जिसको आम तौर पर जो सही संदर्भों में व्याख्यायित करना, उसको एनालिटिक रूप में प्रस्तुत करना संभव ही नहीं है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। ये किस्सा तो काफ़ी चलता रहेगा लगातार और ये किस्से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। बंदे ख़त्म हो गए लेकिन किस्से नहीं ख़त्म होने वाले। और बंदे क्या, उनकी रचनाओं के माध्यम से, संस्मरणों के माध्यम से आज भी कहाँ ख़त्म हुए। शायर आज भी ज़िंदा है अपनी नज़मों के माध्यम से। हर नए मोड़ पर, नए हालात में उसकी नज़में जो है वो कुरमुनाती हुई बाहर निकल आती हैं और जहन में पूरी तरह से धमा चौकड़ी मचा देती हैं कि डिस्टर्ब करती हैं माइंड को कि देखो मैंने पहले बात कह दी थी। ये बात जो तुम आज महसूस कर रहे हो जंग के बारे में, युद्ध के बारे में या किसी मनस्थिति के बारे में, ये मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। अब तुम लोगों ने उस वक्त मुझे गंभीरता से लिया नहीं, ये बात अलग है। बहरहाल उसकी एक नज़म की बात कर लेते हैं। मित्रों, नज़म है उसकी बड़ी चर्चित नज़म, अपने वक्त में रही थी, परछाइयाँ। और कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि शायद अपने वक्त की वो सबसे लंबी नज़म थी। और उसके बाद भी कुछ ऐसी नज़म जो है वो सामने नहीं आती। अब वो नज़म कैसे सामने आई, इसका एक अपना किस्सा है मित्रों। नज़म का नाम है परछाइयाँ। और परछाइयाँ के बारे में मैंने एक बार उससे, साहिर से, क्योंकि वो एक मेहरबान था, मेरा तो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था और मैं उसका एक बड़े भाई के नाते एहतराम भी करता था, तो मैंने इनसे पूछा कि ये नज़म कितने दिनों में पूरी की। क्योंकि उसमें नज़म में पूरी करने वाली बात यह है कि उसमें अलग अलग मूड्स हैं, 5 तेवर हैं परछाइयाँ नज़म के। और परछाइयाँ के नाम से काव्य संकलन भी छपे हैं। उन काव्य संकलनों में परछाइयाँ हमेशा अंत की एक कविता और 5 अलग अलग मूड्स में, अलग अलग नज़रिए से दी गई नज़में उसमें शामिल हैं। और मैंने पूछा कि ये नज़म जिस तरह से लिखी गई है, अलग अलग मूड्स में, अलग अलग शैली में, अलग अलग शब्दों के जाल में, तुम्हें कितना वक्त लगा होगा। तो वो कहता ये मत पूछो, सही वक्त मैं बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी नज़म है जिसको मैंने 15-16 बार काटा छाँटा, 15-16 बार तरमीम की। और 15-16 बार तरमीम करने के बाद जिस दिन मुझे पूरा एहसास हुआ कि अब मैं कुछ बात कहने में सफल हुआ हूँ, कामयाब हो गया हूँ, तो मैंने उसको पूरी की पूरी नज़्म का रूप दिया। मैंने उसको परछाइयाँ 1, परछाइयाँ 2, परछाइयाँ 3, परछाइयाँ 4 और परछाइयाँ 5 के रूप में ढाल दिया। तो मैंने पूछा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो उसने ये कहा कि प्रेरणा की बात बाद में बताऊंगा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी सबसे लाडली नज़्म यही है। और अमृता के बाद अगर किसी चीज़ से मैंने मोहब्बत की है तो वो मेरी नज़्म है, जिससे मैं मोहब्बत बेपनाह करता रहा हूँ। यहाँ भी अमृता घुसाई बीच में, प्रवेश उसका भी हो गया। उसके बिना जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई भी रेफरेंस, कोई भी उल्लेख अधूरा था। लेकिन कहाँ तक पहुँचा ये भी आपके सामने है। मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें छूट जाएंगी साहिर के बारे में अगर उन चक्रों में पड़े, क्योंकि वो एक हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है, तो इसलिए इसको ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। तो ये 5 तेवर परछाइयाँ के,
और कितने संस्करण छपे, साहिर का तब ये कहना था कि मुझे खुद भी मालूम नहीं है, और मेरा ख्याल है कि निसफ सदी अर्थात 50 से ज़्यादा संस्करण छप गए होंगे। तो मैंने पूछा कि मुआवजा क्या मिला, पारिश्रमिक क्या मिला, क्या मिला, मेहनताना? तो उसने कहा मेहनताने के नाम पर सिर्फ 2 बार मुझे रकम हासिल हुई, एक बार 300 रुपये और एक बार 500 रुपये। बाकी किसी कमबख्त ने मुझे ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ और मुझे पैसे 4 चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी उस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और मैंने भी इसलिए ज़िद नहीं की, इसको कानूनी रूप देने की ज़िद नहीं की। किसी बहाने से ये नज़्म उन सब तक पहुँची तो सही जिन तक मैं पहुँचाना चाहता था, जिनसे मैं मुखातिब था। शुक्रिया दोस्तों।